गुड मॉर्निंग। दुर्गापाल मैम की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी हुई रचना है। इस पाठ का सार, मैं पाठ का सरल अर्थ आपको वीडियो में बताऊंगी। संक्षिप्त में पाठ का निचोड़ आपके सामने रखूंगी, जिससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसकी कहानी को आराम से सुन लीजिए। दूसरा ये कि इस कहानी में जो भी बातें आई हैं, मैं किताब में दिए हुए पाठ का लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोई भी लाइन, कोई भी शब्द मैंने पाठ में से छोड़ा नहीं है, जिससे आपको ये फायदा होगा कि कहीं से कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, आप आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो समय खराब नहीं करते हैं और सीधा शुरू करते हैं हम नेताजी का चश्मा। आपको बता दूं कि ये क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड का पहला पाठ है। नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, इसमें वो लिखते हैं कि हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। एक कस्बा था जहां से हालदार साहब हर 15वें दिन निकला करते थे। कस्बे में कुछ पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार भी था, बालक बालिकाओं के 2 स्कूल थे, एक सीमेंट का कारखाना था और 2 खुली छत वाले सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी वहां पर थी। इसी कस्बे के मुख्य बाजार में जो एक चौराहा था, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे वह हालदार साहब जब वहां से गुजरते थे तो हमेशा उसे देखा करते थे। हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगरपालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया होगा। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफी समय लग गया हो, या फिर पत्र व्यवहार आदि में टाइम खराब हो गया हो। बाद में उन्हें जब कोई कलाकार मिला नहीं, तो कस्बे का जो एकमात्र हाई स्कूल था, वहाँ एक ड्राइंग टीचर थे, तो उन्होंने उस ड्राइंग टीचर को ही ये काम दे दिया होगा कि तुम ही मूर्ति बना दो, अब हमें मूर्ति लगानी है और समय हमारे पास बहुत कम है। उस काम को उन्होंने पूरे 1 महीने में कर दूंगा ऐसा विश्वास दे दिया होगा ड्राइंग मास्टर ने कि मुझे 1 महीना लगेगा। मूर्ति संगमरमर की बनी थी और उसकी विशेषता यह थी कि उसका जो चश्मा था वो सचमुच का था। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की थी, जिसे बस्ट कहते हैं। मतलब इतनी जो मूर्तियां होती हैं कि वो टोपी की नोक से लेकर के 2 फुट ऊंची होती हैं, तो उन्हें बस्ट कहते हैं, और बहुत सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, बहुत ही मासूम और कमसिन यानी कम उम्र के। फौजी वर्दी में वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। मूर्ति को कोई भी देखता था तो अचानक उसके मुंह से निकल आता था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो नारे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, ये उस व्यक्ति के मुंह से अचानक से निकल आते थे जो भी उस मूर्ति को देखते था। इसका मतलब यह है कि मूर्ति वाकई ही बहुत खूबसूरत बनी थी। उस मूर्ति को देख करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही याद आती थी। हालदार साहब जब अगली बार वहां से गुजरे तो उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा था। पहली बार वो जब वहां से निकले तो वहां पर हालदार साहब की मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा असली का था। अब दूसरी बार निकले तो चश्मा बदला हुआ था। हालदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। एक पान की दुकान थी वहां पर, तो उनसे पूछा कि भैया ये इनकी हालदार साहब की मूर्ति पर चश्मा कैसे बदल गया है। तो हालदार साहब की जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों ने बहुत अच्छा काम किया है कि एक मूर्ति यहाँ पर लगवा दी गई है। मूर्ति का रंग रूप, कद, ये सब कुछ तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात है कि किसकी मूर्ति यहाँ पर लगी है। दूसरी बार हालदार साहब फिर उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति को देखा, तो ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि अरे चश्मा बदल गया है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब गोल फ्रेम वाला चश्मा है। तो हालदार साहब का आश्चर्य और बढ़ गया। उन्होंने कहा वाह ये बढ़िया है भैया, कपड़े तो बदल नहीं सकती है मूर्ति, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकते हैं, चलो चश्मा बदल रहे हैं ये लोग। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब तो हालदार साहब को आदत ही पड़ गई। हर बार कस्बे से गुजरते थे, चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे, मूर्ति को देखते थे और मूर्ति का चश्मा बदला हुआ उन्हें मिलता था। एक बार जब उनका जो आश्चर्य है वो बहुत उनसे असहनीय हो गया, उन्हें सहन नहीं हो पाया, तो जिस दुकान से वो पान खाते थे उसी से उन्होंने पूछ लिया कि ये तो बताओ तुम्हारे नेताजी का हर बार चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले के अपने मुंह में पान ठुसा हुआ था, और पान वाला था कैसा, एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी होता, हंसता रहता था वो। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो अपनी आंखों में हंसा। उसकी तौंद बहुत मोटा था ना, तो तौंद उसकी थिरकी हंसने के कारण। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और उसकी तौंद थिरकी। पीछे घूमा वो, उसने दुकान के नीचे अपना पान थूका मुंह वाला,
और फिर अपनी लाल और काले रंग की बत्ती सी यानी दाग दिखाते हुए बोला कि कैप्टन जो चश्मे वाला ना वो करता है। तो हवलदार साहब को समझ नहीं आया कि वो करता है, क्या करता है भाई। तो उसने कहा चश्मा चेंज करता है। क्या मतलब, क्यों चेंज करता है वो बार बार चश्मा। तो पान वाले ने बताया कि अरे उसके पास कोई ग्राहक आ गया और उस ग्राहक को वो वाला चश्मा पसंद आ रहा है जो नेताजी की मूर्ति पर उसने लगा रखा है। तो वो क्या करता है, नेताजी की मूर्ति से चश्मा उतार लाता है और वो चश्मा बेच देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा लेता है। इसी तरह से मूर्ति के चश्मे बदलते रहते हैं। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब को फिर उत्सुकता हो रही थी, तो उन्होंने पानवाल से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। भाई मूर्ति बनी है तो चश्मा भी बना होगा, वो कहाँ गया। तब तक पान वाला दूसरा पान अपने मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक थी नहीं, तो फिर वो आंखों में हंसा। उसकी तौंद फिर से थिरकी और उसने पीछे मुड़ करके अपना पान नीचे फेंका और मुस्कुराता हुआ बोला, अरे साहब मास्टर जो इसने इस मूर्ति को बनाया वो तो चश्मा बनाना ही भूल गया था। पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मूर्ति बनी है लेकिन उनको चश्मा नहीं लगाया गया। मूर्ति के नीचे लिखा भी हुआ था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। तो उनको समझ में आया कि अरे ये कोई अध्यापक ही होगा जो इतना महान कलाकार नहीं है, बस उसने मूर्ति बना दी, चश्मा शायद उससे बना नहीं होगा या चश्मा ठीक ठाक करने के चक्कर में उसे टूट गया होगा। तो कुछ ऐसा ही कारण रहा होगा जिससे कि वो चश्मा नहीं लगा पाया। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे देकर के चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वो जीप पर बैठ गए और फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर के पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला जो है वो नेताजी का साथी है या फिर आज़ाद हिंद फौज का कोई बहुत पहले का भूतपूर्व सिपाही है। पान वाला तो पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक करके हवलदार साहब को बड़े ध्यान से उसने देखा। फिर अपनी लाल और काली बत्ती सी दिखाते हुए मुस्कुराकर वो बोला, साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है। वो देखो सामने से आ रहा है, उसी से बात कर लो और हो सके तो उसकी फोटो वोटो छपवा देना। हवलदार साहब को पान वाले का इस तरह से एक देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। वो जो कैप्टन था वो कैसा था, एकदम बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा। सिर पर उसने गांधी टोपी पहन रखी थी, आंखों में काला चश्मा लगाया हुआ था, हाथ में एक छोटी सी संदूकची पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे लिए वो एक गली से निकलता था। और अब बंद दुकान के सहारे उसने अपना बांस टिकाया। तो उस बेचारे की दुकान भी नहीं है, ये समझ में आया हवलदार साहब को कि बेचारा गरीब चश्मा बेचने वाला है और इसके पास तो दुकान भी नहीं है और ये लंगड़ा भी है। हवलदार साहब को हैरानी हुई कि इस तरह की जो रूपरेखा वाला व्यक्ति मेरे सामने नजर आ रहा है, इसे लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। तो हवलदार साहब ने पान वाले से ये पूछना चाहा कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, लेकिन पान वाला उत्सुक नहीं था उन्हें बात ज़्यादा बताने के। तो फिर उन्होंने हवलदार साहब ने यही उचित समझा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए और वो अपनी जीप में बैठ करके वापस चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को वो देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता था, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को एक ही आश्चर्य और कौतुक और बेचैनी और खुशी इसी बात की होती थी कि वो चश्मा देखें कि भैया इस पर कौन सा चश्मा उनके नेताजी की मूर्ति पर चढ़ा हुआ है। फिर अचानक से एक बार क्या हुआ कि हवलदार साहब वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा है ही नहीं। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे पर ज्यादातर दुकानें उन्हें बंद ही दिखाई दी। चलो वो वहां से निकल गए, पर सारी दुकानें बंद हैं और चश्मा भी नहीं है, अच्छा सोचते हुए निकल गए हवलदार साहब वहां से। अब 15 दिन के बाद फिर उनका मौका लगा उस कस्बे से निकलने का, तो उन्होंने देखा मूर्ति की आंखों पर फिर से चश्मा नहीं है। हवलदार साहब अब रुके, दुकानें उस दिन खुली थी, तो हवलदार साहब रुके, पान खाया और धीरे से पानवाल से पूछा, क्या बात है भाई, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने फिर वही सेम पीछे मुड़ करके अपना पान थूका और सिर झुका करके अपनी धोती के सिरे से अपनी आंखों को पोंछा और बोला, साहब कैप्टन मर गया। और इससे ज्यादा हवलदार साहब कुछ पूछ ही नहीं पाए। कुछ देर तक वो चुपचाप खड़े रहे, फिर उन्होंने पान के पैसे दिए और चुपचाप जाकर अपनी जीप में आकर के बैठ गए और वहां से चले गए। हवलदार साहब मन में सोच रहे हैं कि जो चश्मे वाला था वो कैप्टन कितना देशभक्त था, उस गरीब आदमी था, उसने ये परवाह नहीं की कि अगर मैं नेताजी की आंखों पर चश्मा चढ़ाता हूँ
कोई टूट गया, कोई ले गया वहां से, या खराब हो गया मेरा चश्मा धूल मिट्टी बारिश से, तो मुझे तो घाटा हो जाएगा। तो उसने अपने इस घाटे को, नुकसान को नहीं देखा, बल्कि उसने ये देखा कि नेताजी हैं तो उनकी आंखों पर चश्मा होना चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हमेशा चश्मा पहना करते थे। तो इतनी देशभक्ति उसके अंदर कूट कूट के भरी है कि एक महान व्यक्तित्व को वो बिना चश्मे के नहीं देख पा रहा है। लेकिन पान वाला क्या कर रहा है, पान वाला उस पर हंस रहा है कि वो तो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, इस तरह की बातें करके पान वाला उस पर हंस रहा है। तो हवलदार साहब को ये दोनों बातें बहुत ही अजीब लगी कि वो लंगड़ा होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद इतना बड़ा देशभक्त है और उसकी देशभक्ति पर पान वाला हंस रहा है। तो हवलदार साहब ये सोच रहे हैं कि इस तरह तो हमारे देश का होगा क्या आगे चलकर, कोई देशभक्ति करेगा ही नहीं, क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और बाकी जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनमें देशभक्ति का नामो निशान नहीं है। वो तो खुद अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं कि किस तरह से हम खुद को भी बेच दें लेकिन पैसा कमा लें। आज सबका जो एक मकसद है जीवन जीने का वो ये है किसी भी तरीके से पैसा कमाया जाए। अब क्या हुआ कि हवलदार साहब कुछ दिनों के बाद फिर से उस कस्बे से निकले। कस्बे की हृदय स्थली में, हृदय स्थली मतलब बीचों बीच में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए हवलदार साहब चल रहे हैं, क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया है और जो कैप्टन पहनाता था चश्मे वो मर गया है। सोचा हवलदार साहब ने कि आज मैं वहां पर नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा नहीं है। मैं पान भी नहीं खाऊंगा, मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं और सीधे निकल जाऊंगा। उन्होंने ड्राइवर से भी कह दिया कि आज ना चौराहे पे मत रुकना, आज मुझे बहुत काम है, पान हम आगे कहीं ले लेंगे। लेकिन हवलदार साहब को आदत पड़ चुकी थी कि जब भी वो उस कस्बे से निकलेंगे तो वो मूर्ति को जरूर देखेंगे। तो वही जो हमारी आदत होती है वो तो अपने आप ही हो जाती है, उसको हम रोक नहीं पाते हैं। तो वो आदत से मजबूर होकर जब वो उस चौराहे से निकल रहे थे तो उनकी आंखें एकदम से मूर्ति की तरफ अपने आप ही उठ गई। कुछ ऐसा देखा उन्होंने कि एकदम से वो चीख पड़े, रोको। तो जीप स्पीड में थी, ड्राइवर को कह रखा था कि रुकना नहीं है, तो ड्राइवर तो पूरे स्पीड में चला रहा था जीप। तो जैसे ही उसने रोको सुना तो उसने जोरदार ब्रेक मारी। रास्ता में जितने भी लोग रास्ते में चल रहे थे वो सब देखने लगे कि अचानक से ये क्या आवाज, इतनी जोर की आवाज कहाँ से आई। जीप रुकी नहीं रुकी अभी ठीक से। हवलदार साहब जीप से कूद करके नीचे आए और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उस मूर्ति के ठीक सामने जाके अटेंशन में खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे, सरकंडे यानी तीलियों से, जैसे झाड़ू की तीलियां होती है ना, उससे बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। साफ पता चल रहा था उस चश्मे को देख करके कि ये तो बच्चों ने ही बनाया है, बच्चों का ही काम है। हवलदार साहब भावुक हो गए, यानी कि उनकी आंखें भर आई। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। क्या कारण था? कारण ये था कि हवलदार साहब बहुत खुश हो गए थे। पिछली बार जब वो इस कस्बे से निकल रहे थे तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि अब देशभक्ति रही नहीं, लोग कैप्टन पे हंसते थे और कैप्टन भी मर गया, तो देखो नेताजी की मूर्ति ऐसी रह जाएगी बिना चश्मे के। लेकिन जब वो वापस 15 दिन के बाद फिर से कस्बे से निकल रहे हैं तो उन्होंने देखा कि सरकंडे का चश्मा है, यानी कि जो भावना कैप्टन के मन में थी अपने देशभक्तों के प्रति आदर सम्मान की, वही भावना उन्हें वहां के बच्चों के मन में भी दिखाई दी। तभी तो बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया। कैप्टन मर गया तो बच्चों ने उसका काम उठा लिया, वो करने लगे वैसा काम। तो इसका मतलब बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना है। तो ये देख करके हवलदार साहब को बहुत तसल्ली हुई, उन्हें बहुत शांति मिली, खुशी मिली, उन्हें उम्मीद जागी उनके मन में कि हमारा देश डूबने वाला नहीं है, हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि बच्चों के मन में देशभक्ति जाग रही है। तो और यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, कल को यही हमारे देश के युवा होंगे और यही देश की बागडोर संभालेंगे। तो अगर इनके मन में ऐसी भावना है कि अपने देशभक्तों के प्रति आदर रख रहे हैं, सम्मान रख रहे हैं, तो फिर देश को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। ये सोच करके हवलदार साहब बहुत खुश हो गए। तो ये थी व्याख्या नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित ये रचना, और बहुत ही खूबसूरत देशभक्ति की रचना है जो आपके क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड का पहला चैप्टर है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा चैप्टर। व्याख्या मैंने वर्ड टू वर्ड बताई है, आपको कोई भी लाइन मैंने स्किप नहीं की है। आपने भी उम्मीद है वीडियो पूरा देखा होगा, और अगर आपको ये सब समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, मेरा बड़ा बताने का पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट जरूर नीचे छोड़ें, और कमेंट में आप ये जरूर लिखें कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं।
अगली वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिए ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।